नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। 2024 में अब ज्यादा समय बचा नहीं है और इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि चुनाव का समय अब नजदीक है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल अपनी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। जनता तक अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सभी कोशिश जारी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाल ही में रतिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रतिया के पूर्व कांग्रेसी विधायक जरनैल सिंह से पूरे एरिया की जानकारी ली और इसके बाद मीडिया से भी रूबरू हुए। हुड्डा ने कहा कि बीते दिनों हुई बारिश और बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके लिए सरकार को 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। यही नहीं, रोहतक स्थित अपने आवास पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाने पर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव को भी नसीहत दी है। हुड्डा ने कहा कि विप्लव कुमार देव नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देखें, वहां क्या हो रहा है। मणिपुर में हुई घटना से देश शर्मसार है। हरियाणा के बारे में सोचने से पहले उसे संभालें। वहीं विप्लव कुमार देव ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा है। सारे हरियाणा में नुकसान है। लाखों एकड़ जो है फसल खराब हो गई, किसान की, गरीब आदमी की मजदूरी गई। इसी वास्ते हमने मांग रखी है, आवाज उठाएंगे इनकी, 40,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए और जो गरीब आदमी इसकी दिहाड़ी गई उसको 30 दिन का मनरेगा का वोट दिया जाए, जितना उसका बनता है। और जिनके मकान, जैसे अभी बताया, इधर 100 गज के प्लॉट हमने बनाए थे, आज डूब गए मकान, उनके मकान का मुआवजा दिया जाए और तुरंत राहत कार्रवाई की जाए। जिसका मकान का नुकसान है, दुकान का नुकसान है, उनकी पूर्ति की जाए और राहत कार्य जल्दी से जल्दी तुरंत किया जाए। किंतु मैं जरूर कहूंगा, जो लोग सत्ता में नहीं आए, जो लोग लगातार 10 साल सत्ता में रहे हैं, ये हुड्डा परिवार यहां से आता है और 10 साल लगातार सत्ता में रहे हैं, उस समय काम नहीं कर पाया, उनको याद नहीं हुआ। अभी आके बोलता मैं आऊंगा तो आपको इतना दे दूंगा, मैं आपको वो दे दूंगा। मैं जनता को पूछता हूं, जाके तब उनको पूछे 10 साल आप क्या कर रहे थे। उस समय तो आपका यौवन और ज्यादा था, काम और ज्यादा कर सकते थे, 10 साल छोटे थे, आप तो बूढ़ा हो गया हो। उस समय काम करने की समय था, तब क्यों नहीं किया। आप कहां से आए हो, भावताबाजी करने का आया है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आया है। कांग्रेस पूरे देश में सभी समय जनता को बेवकूफ और भावुक बना के राजनीति किया है। नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करता। मेरे मित्रों, हम भावुक बनाते हैं लोग, हम बोलते हैं राम मंदिर बनाएंगे, भावुक होकर बोलते हैं, किंतु हम करके भी दिखाते हैं। हमने राम मंदिर बनाना शुरू भी कर दिया। 24 में मैं बोलता हूं, हुड्डा जी आइए, पुत्रों को लेकर राम मंदिर में पूजा कर लीजिए। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता रमन सिंह जी जुड़े हुए हैं और इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत और करते हुए आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत वीरेंद्र जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से अब 24 के चुनाव काफी ज्यादा नजदीक हैं, ऐसे में देखिए बयानबाजियों का दौर भी जारी है। प्रदेश प्रभारी की तरफ से जो बयान सामने आया था, अब उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी तरह से निशाना साधा है और कहा है कि हरियाणा पर ध्यान देने से पहले जो तमाम मुद्दे हैं, जैसे मणिपुर और दूसरे मुद्दों को लेते हुए घेरा गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी प्रदेश के पार्टी के जो प्रभारी होते हैं जी, वो अन्य प्रदेश से आते हैं। कांग्रेस के आज के जो प्रदेश प्रभारी हैं, उससे पहले के प्रदेश प्रभारी हैं, वो हरियाणा के तो नहीं थे। तो प्रदेश प्रभारी जिनको यहाँ का काम देखने के लिए कहा गया है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका प्रदेश याद करा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो अव्यवहारिक बात, इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं।
जब वो हरियाणा के प्रभारी हैं तो हरियाणा के सवालों पर बोलेंगे, हरियाणा के सवाल उठाएंगे, हरियाणा के विपक्ष से सवाल पूछेंगे। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। रमन जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए प्रदेश प्रभारी बनाया जाता है, उस प्रदेश की कमान दी जाती है, सौंपी जाती है प्रदेश प्रभारी को। ऐसे में अगर वो अपने प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? जवाब देना चाहिए। स्पष्ट है, विपुल देव जी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। पीछे उन्होंने कुछ बयानबाजी की थी जिससे उनको मुंह की खानी पड़ी। दुष्यंत चौटाला जी ने किसको पेट की दुआ दी है, जग जाहिर है 2.5 करोड़ हरियाणवियों ने देखा। वो कौन सी दीदी को जिताना चाहते थे और गठबंधन पे उन्होंने क्या बोला वो जग जाहिर है। तो इसलिए मैं नहीं मानता विपुल देव जी कोई नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। चलो 2024 की बात है, बात करते हैं हरियाणा पे। चुनाव के लिए कांग्रेस भी और जनता भी दोनों तैयार है, क्योंकि हरियाणा को मिला क्या? आप देखिए हरियाणा लगातार पीड़ित रहा, चाहे वो किसान थे, कर्मचारी थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे या जनमानस था। और उसके बाद मैं आपको एक चीज पे लेके जाना चाहूंगा। इन दिनों जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हम सरकार के साथ उस समय खड़े थे, लेकिन सरकार की जहाँ कमियां रही उनको भी जग जाहिर करना जनता के सामने जरूरी है। लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, बांध कमजोर थे। ठीक है 45 साल में पहली बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है, स्वाभाविक है। पंजाब भी डूबा है, हिमाचल को भी नुकसान हुआ है, हम हरियाणियों को भी नुकसान हुआ है और दिल्ली को भी। लेकिन सरकार को जहां उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, प्रशासन था लगातार, तो जनता से संपर्क ना कर पाने के कारण शहर लगातार गांव डूबते रहे, जिससे 1300 से लेकर 1400 गांव तक प्रभावित हुए। आम जनता 100 गांव में पानी घुस गया, घरों में फसल बह गई। अगर ये सब इंतजाम समय पे किए गए होते कुछ बचाव हो जाता। जैसे हरियाणवियों की मांग पे दादूपुर नड़वी बनाई गई थी, अगर बीजेपी उसको दुरुस्त या बंद करने का काम ना करती तो आज हरियाणा को शायद इतना नुकसान नहीं होता। ये सत्य है और स्वीकार्य भी है। उसके बाद आप देख लीजिए कर्मचारी निरंतर 9 साल सड़कों पे रहे, वो पुलिस की सरकार की लाठियां खाते रहे और सरकार सोती रही। उसके बाद आप सीईटी का मुद्दा देख लीजिए। हरियाणा में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एग्जाम लेने से पहले पॉलिसी कुछ और थी, उसके बाद इन्होंने कुछ और बताया गया। तो ये सब निरंतर चलता रहा। और फिर मैं उसके साथ ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा में फैमिली आईडी हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, आज हरियाणा का हर वर्ग पीड़ित है। हरियाणा के 2.5 करोड़ हरियाणवी फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से जूझ रहे हैं। भ्रष्टाचार का धंधा बन गया है नगर निगम, और घोटाले लगातार जग जाहिर रहे। क्योंकि देखो जातिवाद पे चुनाव नहीं होते। काट की हांडी हरियाणा में कहावत है, रोज रोज नहीं चढ़ती, एक दिन जल जाती है। मुद्दों पे चुनाव होगा। कर्मचारी, किसान, व्यापार, मजदूर, दुकानदार को क्या मिला? महंगाई की मार मिली। कांग्रेस जब 2014 में गई 410 रुपए का सिलेंडर था, 1100 पार कर चुका है। ये महंगाई देखिए आप निरंतर कितनी बढ़ती चली गई। ये ठीक है कि इलेक्शन का समय है, कांग्रेस भी मूड में है और 2.5 करोड़ हरियाणवी भी मूड में है, क्योंकि इस गूंगी बैरी सरकार को लोगों ने मत बना लिया है कि सत्ता से बाहर करने का। क्योंकि आज हरियाणा में आप देख लीजिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये लोग करने में सक्षम रहे। सिर्फ और सिर्फ इसके पास सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके सहारे चल रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जनता को क्या मिला, दरअसल की सच्चाई कुछ और है। उस सच्चाई पे चुनाव होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बीजेपी विधानसभा में 10 का आंकड़ा पार नहीं करेगी और लोकसभा में तो इनका खाता भी नहीं खुलेगा। आप देखना, ऐसा समय आ जाएगा। ठीक है, ओंकार जी आपके पास आना चाहूंगी। ओंकार जी, जिस तरह से 2024 के चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में देखिए बयानबाजियों का भी दौर जारी है। अभी आपने सुना होगा कि जिस तरह से बीजेपी को लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए दीपिका जी, बयानबाजी करने से और उसका पलटवार करने से जनता का पेट तो नहीं भरता। आज प्रदेश की जनता त्राई कर रही है, प्रत्येक वर्ग परेशान है। ऊपर से प्राकृतिक आपदा और ऊपर से ऐसी पार्टी जो आपदा को अवसर बनाने की बात करती है। इन्होंने आपदा में जनता का क्या किया? आज देखिए बाढ़ से प्रत्येक घर नुकसान में है। आम व्यक्ति की पानी की मोटर, फ्रिज, टीवी, अलमारी, बेड, सोफा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे आंकलन के अनुसार एक आम आदमी को कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ इंडस्ट्रियल क्षेत्र में क्या पानी घुस गया, वह करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री बर्बाद होगी। एक एक व्यक्ति को कई करोड़ का नुकसान हुआ। व्यापारी बर्बाद हुआ, दुकानों में पानी चला गया, और किसान भी बर्बाद हुआ, फसल बर्बाद हो। लेकिन सरकार आज ये बता दे, बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, इन्होंने क्या घोषणा करी, किस व्यक्ति को मुआवजा देने की बात करी? सिर्फ मुख्यमंत्री ने बोला कि जो मृतक होंगे उनको 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
इसका जी 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा ऑलरेडी है। इसके अलावा सरकार ने बीमा करवा रखा है जनता का। इसमें इन्होंने क्या कोई नई घोषणा की? क्या कि आम परिवार को इसके घर का सामान खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसे परिवार हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, आज वो बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है। प्रत्येक वर्ग दुखी है। परिवार पहचान पत्र को परेशान पहचान पत्र बना दिया है। उस परिवार पहचान पत्र में जो आंकड़ा दिया गया वो चाहे गलत है चाहे सही है, उसको मानकर जनता के पीले कार्ड काट दिए और पेंशन बंद कर दी। ये सरकार जनता पर प्रयोग कर रही है और जनता भी इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए, कब इनको वापस भगाया जाए। मेरे कांग्रेस के साथी तो बोल रहे थे कि इनकी 10 से ऊपर नहीं आने वाली। मैं बताना चाहता हूँ 2009 में इनकी 2 सीट थी, वापिस 2 भी अगर ले जाएंगे तो मैं गनीमत समझूंगा। आज प्रदेश की जनता बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही है। जनता इतनी डरी हुई है, जो भी व्यक्ति बोलता है सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके पर पर्चा दर्ज कर दिया जाता है। ये एक डर का माहौल हरियाणा में पैदा हो चुका है, जिससे जनता निजात चाहती है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पद यात्रा निकाल रखी है 24 फरवरी से, आज उसको जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, ये बात तय है कि जनता परिवर्तन चाहती है और आने वाले समय में एकमात्र विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल बनकर उभरेगी, क्योंकि पिछले 10 साल से प्रदेश में बीजेपी, जेजेपी और बीजेपी की सरकार है। उसके पहले 10 साल में कांग्रेस में सत्ता संभाली। ठीक है, चलिए ओंकार जी लौटूंगी आपके पास। वीरेंद्र जी, ठीक है ओंकार जी लौटूंगी आपके पास। वीरेंद्र जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की आपने बातें सुनी होगी। कांग्रेस प्रवक्ता रमन जी ने जो सवाल उठाया है, पहले मैं उस पर आना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि इस बार जो अनुमान से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन इस चीज की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, सरकार ने उसकी तैयारी क्यों नहीं की। और दूसरा सवाल ओंकार जी का था कि हर वर्ग परेशान है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ओंकार जी से शुरू करूंगा और जैसे आपने इनको अनइंटरप्टेड बोलने दिया है, मुझे भी अवसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा समय दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिए। ओंकार जी ने कहा कि हरियाणा की जनता डरी हुई है, कोई बोलता है तो ये हो जाता है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। माने फर्जी भय का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। असली भय अगर है कहीं जनता को हरियाणा की, और इनके अपने कार्यकर्ताओं को वो अभय सिंह का भय है, जिसका नाम अभय सिंह ये है बताते हैं, और ये कभी कभी ये कहते हैं अभय ये सत्य है, ये कहकर के डी काटते हैं। इनकी पार्टी अगर टूटी तो अभय सिंह के भय और अभय सिंह के बर्ताव के कारण टूटी। अभय सिंह जब सरकार थी इनकी, वो भय का सबसे बड़ा प्रतीक थे, अपने ही लोगों को डराते थे, अपने ही विधायकों को डराते थे। तो जिनकी अपनी छवि डराने की, हुड़दंगबाजी की, धक्केशाही की हो, वे अब ये कहेंगे हरियाणा की जनता को कि हरियाणा की जनता में भय व्याप्त हो। भय भी भारतीय जनता पार्टी से व्याप्त है, गजब की बात है। तो कुल मिलाकर प्रतिपक्ष उसके पास मुद्दे हैं नहीं, और जिन बातों को वो मुद्दे बनाना चाहता है वो भी बिल्कुल फेक और फर्जी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत विस्तार से बाढ़ की स्थिति को लेकर के कहा 40 साल में इतनी बरसात नहीं हुई थी। हाँ, फोरकास्ट था, लेकिन कितना भी फोरकास्ट क्यों ना हो, बरसात का पानी जब इतना ज्यादा एक साथ आएगा, कितनी भी तैयारी हो, वो बहा के ले जाएगा। अगर बरसात के पानी की हरियाणा की सरकार की तैयारी कम लगती है इनको, और ये उसको लेकर के राजनीतिक रोटियां देखना चाहते हैं संकट में, आपदा में, तो ये जरा सुखविंदर सुक्खू के बारे में भी बोलें। हिमाचल प्रदेश में ये जो पानी आया है, ये तो हिमाचल से आया है। हिमाचल की सरकार, जो इनकी सरकार है, उसने बादलों के आगे अड़कर नदियों दरियाओं के सामने खड़े होकर और तैयारियां करके वो सारा पानी क्यों नहीं रोक लिया? हरियाणा क्यों आया, वो पंजाब क्यों आया? तो ऐसी बेतुकी, कपोल, काल्पनिक, तर्कहीन बातें करके कांग्रेस या प्रतिपक्ष के हमारे दूसरे मित्र अगर 24 में सत्ता में लौटने का सपना देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये शेख चिल्ली का हसीन सपना हो सकता है, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना हो सकता है, उससे आगे की कोई ठोस बात उनके पास नहीं है। फिर ये कहते हैं हरियाणा को क्या मिले? मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। इन 8.5-9 सालों में बहुत जो दिखने वाले काम हुए हैं, काम तो हर क्षेत्र में हुए हैं। हरियाणा का एक भी गांव 2014 से पहले, संभवतः एक भी गांव हरियाणा में जो कि गांवों का प्रदेश है, जहां के सत्ताधारी दल अपने आप को गांव की किसान की पार्टी
कह करके सरकारें बनाते रहे हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां 24 घंटे बिजली आती हो। शहर में आती थी, सिरसा में आती थी, लेकिन रानिया में नहीं आती थी। सिरसा में आती थी, लेकिन किलियावाड़ी में नहीं आती थी, काड़ावाड़ी में नहीं आती थी। इनकी सत्ता रहते हुए, गांव की बात करने वालों की सत्ता रहते हुए, आज मनोहर जी के शासन में, उस पार्टी के शासन में जिसे किसी समय ये कहते थे कि तो शहर वालों की पार्टी है, उस पार्टी के राज में हरियाणा के 6000 के लगभग गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली हमने देनी शुरू कर दी है। लोग उसका आनंद ले रहे हैं। हमने इस प्रदेश के 1.25 करोड़ नागरिकों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा में दी है। जितने लोग आयुष्मान भारत में कवर हो रहे थे, उसके बाद भी लाखों परिवार ऐसे थे जो कवर नहीं होते थे, क्योंकि वो पुरानी लिस्ट थी। मनोहर जी ने पूरे देश में इस तरह किसी राज्य ने नहीं किया था। मनोहर जी ने आगे बढ़ के उन परिवारों की संख्या अपनी योजना चलाकर उसके बराबर उसके जैसी योजना चलाकर कर दी। लाखों परिवारों के नए बीपीएल कार्ड जो रमन जी आ रहे हो आपके पास जी, वो इस सरकार ने बनाए। आपको बताऊं मैं, ये हमने बदलाव कहां का किया, जरा महसूस करने की बात है। इनके शासनकाल में पेंशन बनवानी होती थी अगर वृद्धावस्था की, तो रिश्वत दे के बनती थी। 48 साल की उम्र का बंदा भी 60 साल की उम्र का दिखा करके 10-5 हजार रुपए दे के पेंशन बनवा लेता था। और पेंशन बन जाती थी तो उसके बाद जो बिचौलिए थे वो खाते थे, कई महीने की पेंशन खा जाते थे। आज हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन हो, दिव्यांगता पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सब लाभार्थी के खाते में सीधी जाती है। एक पैसा कोई खा नहीं सकता। ठीक है, पारदर्शिता लाने का काम किया गया है सरकार की तरफ से। जी मुझे कहने दीजिए जी, हरियाणा के हर गांव का बाशिंदा वो गांव में रहता था लेकिन अपनी जमीन का मालिक नहीं था। घर था उसका लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं थी। घर था लेकिन उस पर लोन नहीं ले सकता था, शहर का तो ले लेता था। स्वामित्व योजना लाकर लाडोरे से मुक्त करके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को, गांव के लोगों को स्वाभिमान के साथ ये कहने के लिए का अधिकार दिया एक तरह से, यस ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा भाई, ये रहे कागजात, ये रही रजिस्ट्री। किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आया था? जरा कोई इनसे पूछने वाला हो और ये बताएं तो सही। जो लोग लूट पर फोकस करते थे, जो किसानों की जमीनें लूट कर वाड्राओं के घर भरते थे, वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। और उस पार्टी को ये कह रहे हैं कि हम आपको चुनाव में हरा देंगे, जिसने समाज के हर वर्ग का लाभ किया है। किसानों के साथ वो खड़ी रही है, श्रमिकों के साथ वो खड़ी रही है, गांव को जिसने रोशन किया है, सड़कें बेहतर की हैं, गांव के तालाब गिरियां उनको पहले से बेहतर स्थिति में लेकर आए हैं। और एक गजब का काम जो किसान के हित का किया वो जरूर मैं जोड़ना चाहता हूं, जिसकी इन लोगों ने खिलाफत की थी। फसल किसान की, अनाज किसान का, लेकिन उसका पैसा मिलता था आड़ती के खाते में। ये अन्याय चल रहा था इतने सालों से। मनोहर जी ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जिद करके एक व्यवस्था खड़ी गई कि अगर फसल उगाई है, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हमारे यहाँ जो भी जुड़े हुए हैं, रमन जी है क्या, कौन है? मैं जी रमन जी। हाँ, तो रमन जी किसान होंगे या इनके परिवार में कोई किसान है तो फसल तो इनकी, और पैसा आड़ती के खाते में आता था। और आड़ती का मन होता था जब देता था उसमें से कितना काट लेता था, क्या करता था। हम जिन्हें ये किसान विरोधी बताते, हमारी सरकार ने जिद करके ये निर्णय किया कि किसान का अनाज, किसान की फसल, किसान की कीमत उसके खाते में जाएगी। 1.5 गुना फसल का समर्थन मूल्य किसने सुनिश्चित किया? मनोहर जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुनिश्चित किया। इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 रुपए 5 रुपए के चेक दिया करते थे। हम आज 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देते हैं अगर खराब हो जाए तो। पूछिए इनसे, मैं कितने चेकों की कॉपी आज ही भिजवा दूंगा आपको। 2 रुपए मुआवजा, 5 रुपए, 10 रुपए मुआवजा। ऐसे लानतपूर्ण काम करने वाले ये सोचते हैं कि वो सत्ता में आ जाएंगे, और वो सत्ता में आ जाएंगे जिनका न संगठन, न नेता, न नीयत, न नीति। जो इसी बात में उलझे हुए हैं कि असली कांग्रेस कौन और नकली कांग्रेस कौन है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह का छोरा होगा या शमशेर सिंह का छोरा होगा, या किरण की बिटिया होंगी या किरण होंगी या कुमारी शैलजा होंगी।
इस बात को लेकर जूतम बाजार में उलझे हुए लोग वो हरियाणा में 2024 में विकल्प नहीं हो सकते और इंडियन नेशनल लोकदल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, एक पर हैं, 1 से 2 होने का संघर्ष उनको करना है। जी ठीक है वीरेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। रमन जी आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हरियाणा को लेकर तो कई बार सवाल किए जाते हैं, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ की स्थिति हिमाचल में क्या है उस पर कोई नहीं बोल रहा है। निरंतर बाढ़ को लेकर मैं हर डिबेट में रहा और सत्य स्वीकार्य भी है। वीरेंद्र भाई भी उस बात को नकार नहीं सकते। मैंने हमेशा कहा है कि बाढ़ से पानी घुसा है, ये प्राकृतिक आपदा है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई और कांग्रेस की, आपकी, हमारी और आम जनता की सरकार ने शुरू से कहा कि हम इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते, हम सरकार के साथ करें। लेकिन जहां पे कमजोरियां हैं, जहां पे ये लगातार बाढ़ को लेके असुविधाएं लोगों को हुई है, वो मुद्दे भी उठाने जरूरी थे। हम विपक्ष में होने के नाते, ये वीरेंद्र भाई साहब ने इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, मैंने लगातार कहा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन बाढ़ लगातार टूटते रहे, प्रशासन सिर्फ अपनी सेल्फी खिंचाने में और फेसबुक पे लगाने में व्यस्त थे। मैं आपको कई जिलों के एग्जाम्पल देता हूँ, पानी आने के बाद भी प्रशासन अच्छी तरह से लोगों के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। निरंतर बांध टूटते रहे, यमुनानगर टूटे, सिरसा टूटे, कुरुक्षेत्र में 10 फुट का पहले पानी ने घुसने का रास्ता बनाया। लोग लगातार प्रशासन से कहते रहे, प्रशासन ने उस पे अनदेखी की। वो वहां पे 100 फुट गहरा हो गया, जिससे पूरा कुरुक्षेत्र डूब गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इन्होंने कही, उस पे जाना चाहूंगा। हरियाणा को डबल इंजन की सरकार मिली हुई है, दो दूसरी टर्म है, ये केंद्र की हो चाहे हरियाणा की हो। हरियाणा को मिला था, आज हरियाणा 4 लाख करोड़ के नीचे आ गया। ये डबल इंजन की सरकार की देन है। इस प्रांत में जब भी एग्जाम हुए बच्चों की नौकरियों के लिए 30 से 35 बार पेपर लीक हुआ और वो जग जाहिर है। हरियाणवियों ने देखा, न्यूज की सुर्खियां बने, न्यूज़पेपर में आया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सत्य स्वीकार्य है। उसके बाद बाढ़ को लेके हम सरकार को लगातार सूचित करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। वीरेंद्र भाई भी इस बात को मना नहीं करेंगे। उसके बाद एक कदम आगे सोचने की बारी है। बाढ़ को लेके जो हुआ सो हुआ, उससे आगे सोचिए, क्योंकि बीमारी का निश्चित तौर पे आना है। लोगों को राहत सामग्री के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा। 5 रुपए का बिस्कुट चिप्स इन्होंने बांटे, उस टाइम पानी खाने की सुविधाएं लोगों के पास नहीं थी। गुरुद्वारों ने, सामाजिक संस्थाओं ने बीच में आके लोगों की मदद की, उसके लिए उनका धन्यवाद भी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज मेडिकल की सुविधाएं होनी चाहिए वहां पे जहां सबसे ज्यादा पानी घुसा है, क्योंकि बीमारी निश्चित तौर पे आएगी। पशुओं के लिए डॉक्टरों की जरूरत है, वो भी वहां पे उनको अवेलेबल कराने चाहिए, क्योंकि ऐसे माहौल में लोगों के घरों में पानी है, खेत बह गए हैं, सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। ठीक है रमन जी, ठीक है। ओंकार जी आपके पास आना चाहूंगी। ओंकार जी आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी कमेंट चाहूंगी, 30 सेकंड का आपके पास समय है, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए चुनाव नजदीक हैं, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कितने आश्वस्त हैं आप 2024 को लेकर? दीपिका जी, लोकतंत्र में ना कोई प्रवक्ता ये तय नहीं करता कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। 2009 में बीजेपी की जो सीट थी 2014 में 47 होगी। कैसे होगी? क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है। आज जनता मन बना चुकी है। जिस तरह से परिवर्तन की यात्रा में जनता का जुड़ाव लग रहा है, जिस तरह से आपको स्पष्ट संदेश है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल दल अपने दल पर सरकार बनाए। और जो ये बोल रहे थे ना, इनको अपनी चिंता करनी चाहिए कि 2 सीट कैसे बचा पाए। आज प्रत्येक वर्ग दुखी है और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हर वर्ष हजारों करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन पर खर्च होता है, कहाँ वो हजारों करोड़ रुपया? अभी जनवरी में 1100 करोड़ रुपए का बजट चला, कहाँ है वो बजट? आज आपदा प्रबंधन में सरकार बिल्कुल फेल है। नहीं, किसी भी जगह पे आपदा तो कोई प्रबंध नहीं था। यहाँ तक कि इनके जो पंप है, एग्जिस्टिंग पंप, पावर पंप है जो पानी को लिफ्टिंग करने के लिए, वो पंप भी नहीं चल पाए इनसे। बहुत शर्म की बात है इसके लिए। आज अगर जनता डूबी है, उसके पीछे इनकी मिसमैनेजमेंट ज्यादा जिम्मेवार है। मैं मानता हूँ प्रकृति आपदा आई, लेकिन इनका फोरकास्टिंग विभाग कहाँ है? आज 15 दिन पहले मोबाइल पे आप देख सकते हो कि किस दिन को कितनी बारिश होगी। क्या इनको इतनी अकल नहीं है कि जब फोरकास्टिंग विभाग ने बता दिया इतने MM बारिश होगी, तो इनको पहले पसंद क्यों नहीं किए? क्यों जनता को क्यों नहीं बताया इन्होंने कितनी बारिश होगी, आप अपने सामान की रक्षा कीजिए। एंड टाइम पे 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर पानी बढ़ गया, जनता का सामान डूब गया। इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये पहले जनता को बताएं। ये सब इनकी नालायकी है,
और सिस्टम फेलियर है। विशेष तौर पर रमन जी, आखिरी 20 सेकंड का समय है, आप फाइनल कमेंट में बताइए कितने आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के लिए? सबसे पहले एक बात कहना चाहेंगे, जनता हमारे साथ है। 2.5 करोड़ हरियाणवी इस बात का मन बना चुके हैं कि कांग्रेस की आम जनमानस की सरकार हो, क्योंकि 36 बिरादरी का राज होगा और उसके साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार होगा, किसान के लिए नए विकल्प खुलेंगे, मजदूर के लिए भी एक नए रास्ते बनाए जाएंगे, क्योंकि इस सरकार ने हर वर्ग को पीड़ित किया। ठीक है वीरेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। ठीक है वीरेंद्र जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त है 2024 में चुनाव में जीत को लेकर? भारतीय जनता पार्टी इसलिए आश्वस्त है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के राज में या उससे पूर्व की सरकारों के राज में जो मेरिट की हत्या होती थी, जो नौकरियां जिला नोटों का झोला या जाति देखकर दी जाती थी, उस तंत्र को पर्ची खर्ची के तंत्र को समाप्त करके हरियाणा में मेरिट का राज बहाल किया। हरियाणा के नौजवान के माथे पर इस बात का विश्वास पैदा किया कि हरियाणा में नौकरी मेरिट पर मिल सकती है। इसलिए हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी होगी, उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती जहां जो खुले में ये कहते हैं कि हम आएंगे तो मेरिट को उखाड़ करके जोड़ में फेंक देंगे, और उनके साथ भी बिल्कुल नहीं खड़ी हो सकती जो जब सत्ता में थे अपनी जाति और जिले से बाहर उन्होंने कभी सोचा नहीं। ये सरकार 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों। ठीक है, समय का अभाव है, माफी चाहूंगी, समय का अभाव है, इसलिए मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।